मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत कंप्लीट स्टोरी। वो ऑफिस में बैठी अपना काम पूरी तवज्जो से कर रही थी जब मोबाइल की बजती तेज़ आवाज़ पर उसका ध्यान भटक गया और उसके कीबोर्ड पर तेज़ चलती उंगलियां एक पल को रुक गईं। जब झुंझलाकर बड़ी जल्दबाजी में उसने फ़ोन अटेंड करते कान से लगाया। हेलो जी, कौन? नज़रें अभी भी लैपटॉप पर थीं। देखिए, ये कोई आर्यन नाम का बंदा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है। हम इसे एमएस हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। आप जो भी कोई हैं फ़ौरन अस्पताल आ जाएं। न जाने सामने वाला क्या कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन राधिका की सांसें तो ये सुनकर ही रुक गईं। उसकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। एक्सीडेंट? उसके छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया। आज सुबह ही तो नाश्ते पर बैठे वो सब एक साथ नाश्ता कर रहे थे और दोपहर तक उसका एक्सीडेंट। उसकी आंखों से आंसू तेज़ी से गिरने लगे। मैं अभी आ रही हूँ। उखड़ती सांसों के बीच जब वो कहती, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने एक दोस्त को सरसरी सी बताती वहाँ से भागम भाग अस्पताल पहुँची जहाँ उसके भाई को लाया गया था। आपने मुझे फ़ोन किया था? कहाँ है मेरा भाई? बताएं, कैसा है वो ठीक तो है ना? हॉस्पिटल पहुँचती उस आदमी को फ़ोन करती वो उसके पास आई थी। जब एक साथ उस पर सवालों की बौछार किए वो रो दी। देखो बेटा, रो मत। मुझे तो मालूम भी नहीं इस बच्चे का एक्सीडेंट कैसे हुआ। ये तो काफ़ी देर से रोड पर ज़ख्मी हालत में पड़ा था। खून भी काफ़ी बह गया था। डर के मारे कोई मदद भी नहीं कर रहा था। वो तो मैं इसे अपनी जिम्मेदारी पर उठाकर अस्पताल लाया हूँ। उसकी जेब से फ़ोन निकला तो उसमें आपका नंबर ऊपर ही था। मैंने आपको जल्दी से फ़ोन किया। वो आदमी ये कहता चुप हो गया। तभी डॉक्टर वहाँ आता हुआ बोला, पेशेंट के साथ कौन है? जी मैं हूँ। मेरा भाई कैसा है डॉक्टर? राधिका जल्दी से आगे आती हुई बोली, देखें सर पर काफ़ी चोट आई है, 2 पसलियाँ भी टूटे हैं। हमें डर है सर्जरी जल्दी से जल्दी ना हुई तो मरीज़ कोमा में जा सकता है। खून भी रुक नहीं रहा। आप जल्द से जल्द पैसों का बंदोबस्त करें ताकि हम आगे की कार्यवाही जारी रख सकें। ये कहता हुआ वो डॉक्टर वहाँ से आगे बढ़ गया, जबकि राधिका किसी भुरभुरी मिट्टी की तरह सीट पर बैठती ढह गई। इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम, वो भी इतनी जल्दी, वो लड़की ज़ात कहाँ से करती? अभी तो आर्यन के एक्सीडेंट की खबर उसके घर वालों को भी नहीं हुई थी। जब उन्हें पता चलेगा तो वो कैसे उन्हें संभालेगी? अगर उसके भाई को कुछ हो गया तो? राधिका की आंखों से आंसू तेज़ी से बहने लगे। अरे राधिका, तुम यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? निखिल, जो राधिका की एक कॉलेज फ्रेंड का भाई था और बहुत अच्छे से राधिका के साथ पूरी फैमिली को जानता था, हाल ही में मेडिकल लाइन की स्टडी करके बाहर से आया था। जब उसने राधिका को दूर से देखकर पहचानते हुए पास आकर बोला। रोती हुई राधिका ने आवाज़ सुनकर सर उठाकर सामने देखा। निखिल भैया। जब आंसू से भरी आंखें लिए वो उन्हें एक पल में पहचान गई थी। उसके भैया कहने पर निखिल के मुंह में कड़वाहट घुल गई। वो अर्जुन का एक्सीडेंट हो गया है। उसके सर पर चोट आई है। डॉक्टर ने कहा है फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतना कहते ही राधिका बेख्तियार रोने लगी। तुम रो नहीं, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ। निखिल उसके गुलाबी चेहरे, भीगी आंखों को देखते एकदम पिघलता हुआ बोला और उसे दिलासा देता हुआ चला गया। वो बहुत शुरू से, जब पहली बार राधिका को देखा था तब से उसे पसंद करने लगा था। जब वो एक कमसिन सी लड़की थी, बहुत छोटी, करियर बनाने के चक्कर में और उम्र का ख्याल करते हुए वो राधिका से उस वक्त कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता था। लेकिन अब जब वो एक डॉक्टर बनकर लौटा था तो उसकी पहली ख्वाहिश ही यही थी, राधिका को अपना बनाना। लेकिन अब इन हालात में राधिका से टकराव, निखिल को लगा जैसे उसे पाने के लिए उसे और इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ राधिका को जैसे वो कोई रिश्ते की तरह मालूम हो रहा था। उसे उम्मीद थी निखिल एक डॉक्टर है, अब सब कुछ ठीक कर देगा। इसलिए वो घर पर अभय प्रताप को फ़ोन करके आर्यन की एक्सीडेंट की खबर देने लगी। जब अभय प्रताप पर यह खबर बिजली की तरह गिरी और वो फ़ौरन से अपनी पत्नी वैशाली के साथ हॉस्पिटल पहुंच गए। एक कोहराम समझ गया था। हर कोई उनको दुख से देख रहा था जब वो तीनों एक दूसरे के गले लगे रो रहे थे। इकलौते बेटे का दुख वैशाली जी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी और बार बार बेहोश हुई जा रही थी। उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई जब मजबूरन उन्हें इसी हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, नहीं तो यह गम उनके दिमाग पे अटैक कर सकता था। निखिल तो राधिका की फैमिली की हालत देखकर एक पल को चकरा गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अभय साहब को संभाले वैशाली जी को या फिर राधिका को। जब बड़ी मुश्किल से उनको समझाते हुए वो अभय साहब और राधिका को पुरसुकून करता, आर्यन की कंडीशन उन्हें बताने लगा। देखो राधिका, आर्यन का इस वक्त जल्द से जल्द ऑपरेशन करना ज़रूरी है। तुमसे जो पहले डॉक्टर ने सब कुछ कहा वो गलत नहीं था। उसके दिमाग पर बहुत गहरी चोट आई है। ये कहता निखिल थोड़ा चुप हुआ और राधिका एक बार फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राधिका प्लीज़ संभालो खुद को, ये वक्त हिम्मत हारने का नहीं है।
तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? अब तुम ही उनकी आखिरी उम्मीद हो। जब उसे एक बार फिर रोता देख निखिल थोड़ा सख्त लहजे में बोला। उसकी डांट का इतना असर हुआ कि राधिका झट से आंसू पोंछती हुई उसे देखने लगी। देखो राधिका, इस वक्त शहर में ऐसा कोई काबिल डॉक्टर नहीं जो आर्यन का ऑपरेशन कर सके। ये बहुत रिस्की है। 10% चांस है कि वो ठीक हो जाए इस सर्जरी में। निखिल की ये बात सुनकर राधिका गिरने ही लगी थी कि अभय प्रताप ने उसे फ़ौरन संभाला। लेकिन एक शख्स है जो आर्यन की सर्जरी 100% कामयाब करके उसे नई ज़िंदगी दे सकता है। जब राधिका को गिरता हुआ एक बार फिर हिम्मत हारता देख निखिल जल्दी से बोला, कौन कौन है वो इंसान? आप प्लीज़ उनसे कहें वो आर्यन को। राधिका एकदम खुश होती हुई आंखों में आंसू लिए बोली। जब निखिल ने उसकी बात वहीं काट दी। नहीं राधिका, मैं उनके बारे में कुछ ख़ास नहीं जानता। इतना मालूम है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस से ग्रेजुएट हैं और कुछ दिन पहले ही बाहर से इंडिया वापस आए हैं। वो बहुत जीनियस बंदा है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो एक बेहतरीन न्यूरो सर्जन है, कुछ गर्म दिमाग का बंदा है। उसे यहाँ इस सर्जरी के लिए बुलाना आसान नहीं है। हम में से कोई भी उसे सर्जरी के लिए राज़ी नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम कुछ ऐसा करो उन्हें राज़ी कर सकती हो तो हम आर्यन को बचा सकते हैं। राधिका फटी आंखों से निखिल को देखती उसके एक एक शब्द को बहुत गौर से सुन रही थी। लेकिन बेटा, हम उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? अब के अभय प्रताप ने कांपती आवाज़ में पूछा। अंकल, उसकी फ़िक्र मत करें, उस सर्जन का नंबर मैं आपको लाकर दूंगा। लेकिन उसे यहाँ इस सर्जरी के लिए कैसे लाना है और राज़ी कैसे करना है, ये आपको देखना है। निखिल ये कहता हुआ वहाँ से सीधा आगे बढ़ गया और फिर कुछ ही देर में एक पर्ची जिस पर कोई नंबर लिखा था उसके साथ वो वहाँ राधिका और अभय प्रताप के सामने मौजूद था। ये लो नंबर उस सर्जन का। राधिका, जो भी करना है जल्दी ही करना, वक्त बहुत कम है। निखिल उसकी तरफ पर्ची बढ़ाता हद से ज़्यादा सीरियसली बोला। राधिका नम आँखों से उसकी तरफ भीगी नज़रों से देखती अभय प्रताप जी से बोली, पापा आप मम्मी के पास जाएं, उनका ख्याल रखें, मैं उनसे बात करके आती हूँ। जब अभय प्रताप उसकी बात पर सिर हिलाते उसे सीने से लगाते निखिल के साथ आगे बढ़ गए। अब पीछे राधिका अकेली खड़ी रह गई थी। जब उसने कांपते हाथों से फ़ोन निकालकर पर्ची पर लिखा नंबर अपने मोबाइल की स्क्रीन पर मिलाया और कान से लगाकर इंतज़ार करने लगी। उसका दिल फ़ोन की जाती बेल के साथ साथ धड़क रहा था। जब चौथी बेल पर किसी ने फ़ोन उठाते भारी आवाज़ में हेलो कहा, एक पल को राधिका का दिल अंधे कुएं की गहराई में जैसे डूब सा गया। जब हिम्मत जमा करती वो भीगी आवाज़ में बोली, हेलो हेलो सर, मैं राधिका बात कर रही हूँ MS हॉस्पिटल से। मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उसके सर पर चोट आई है। डॉक्टर कहते हैं जल्द से जल्द उसके दिमाग की सर्जरी ना हुई तो वो कोमा में जा सकता है। प्लीज़ सर, मेरे भाई को बचा लीजिए। सिर्फ एक वही सहारा है मेरे बूढ़े माँ बाप का और मेरा। प्लीज़ हमारी मदद करें। राधिका ये सब कहती आखिर में हिम्मत हार गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब उसने फ़ोन बंद होने से पहले सिर्फ एक आवाज़ सुनी, ठीक है मैं आ रहा हूँ, और उसकी आवाज़ राधिका को जैसे बहुत जानी पहचानी सी लगी, जैसे वो लहजा, ये अंदाज़, ये आवाज़ का भारीपन पहले भी सुन चुकी हो। वो हाथ में फ़ोन पकड़े गहरी सोचों में गुम थी। जब निखिल और अभय प्रताप वहाँ आते उससे बेताबी से पूछने लगे। राधिका खुशी से अभय प्रताप के गले लगती रोती हुई बोली, वो मान गए हैं पापा। और राधिका का ये जवाब सुनते अभय प्रताप और निखिल भी खुश हो गए। ठीक है, आप दोनों यहीं रुको, मैं ज़रा आगे के मामला देख लूँ। ये कहता निखिल भागता हुआ आगे बढ़ गया। कुछ देर गुजरी थी। राधिका इधर से उधर बेताबी से चक्कर काटती रही। आगे क्या होने वाला है उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रही थी। अभय प्रताप वैशाली जी के पास थे। तभी उसने सामने से एक लंबे चौड़े हैंडसम बंदे को अपने पास तेज़ कदमों से चलकर आते देखा और वहीं राधिका को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें सीने में ही अटक जाएंगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे गुजरे 7 सालों ने उसे छुआ तक ना हो। उसके अलावा वो उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी थी जो कि उसकी उम्र का फ़र्क बता रही थी। उसे 7 साल बाद अपनी आंखों के सामने यूं अचानक आता देख राधिका अपनी जगह पत्थर बन गई थी। जब वो उसके करीब आता एक झटके से उसको बाजू से पकड़ता उसे एक साइड में ले आया जहां उन्हें ना कोई देख सकता और ना ही कोई सुन सकता था। क्या हुआ है आर्यन को? मुझे उम्मीद नहीं थी राधा कि फ़ोन पर तुम होंगी, लेकिन जब तुम्हारी आवाज़ सुनी तो मैं पहचान गया। सब ठीक हो जाएगा, आर्यन को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, गंभीर आवाज़ में उसे कह रहा था। उसकी आंखों में राधिका के लिए नरमी थी। वो इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने ऋषभ की आंखों में सिर्फ प्यार ही देखा था। राधिका की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। जब उसने प्यार से उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ जैसे आगे बढ़ाया,
राधिका एक झटके से हाथ उसकी गिरफ्त से छुड़ाती कुछ कदम पीछे हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि आप न्यूरो सर्जन होंगे। खैर, मैं आपको इतना बता दूं कि मेरे पास इस सर्जरी के लिए इतनी बड़ी रकम अभी नहीं है। मैं ऑफिस में कोशिश कर रही हूँ कि लोन मिल जाए। अचानक उसके लहजे में कड़कपन महसूस किया जाने लगा, जो कुछ देर पहले वो फ़ोन पर उसे रो रो कर उसके सामने अपने भाई की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, अब उसी से गैरत भरे अंदाज में बोलते नजरें चुरा गई। ऋषभ उसके बदलते रंगों को देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया। 7 साल पहले भी वो ऐसी ही थी, उसने ऐसे ही रंग बदला था, वो आज भी वो ऐसी ही है। पैसों की फिक्र मत करो, किसी से कोई लोन मांगने की ज़रूरत नहीं। ये हालत बेहतर हो जाए, आर्यन की ज़िंदगी बच जाए, फिर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर देना, हिसाब बराबर। होठों के कोने पर एक हल्के से मुस्कुराहट लिए वो उस पल उसे गौर से देखते हुए बोला, जो कि बिल्कुल भी उस पुराने ऋषभ जैसी नहीं थी। क्या वो बदल चुका था? राधिका ने धुंधलाई आंखों से उसकी तरफ चौंक कर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मौके की तलाश में था, और वो मौका आज उसे किस्मत से मिल गया, जिसे वो किसी कीमत पर खोने को तैयार नहीं था। ऋषभ ने उसे हॉस्पिटल के डायरेक्टर से जब कहा कि वो आर्यन नामी पेशेंट की सर्जरी खुद करेगा, तो ये सुनकर वो हिल गए और जल्दी जल्दी वीआईपी ऑपरेशन रूम तैयार किया गया। असल में ऋषभ चौहान ऐसा नाम था जिसे शायद ही कोई ऐसा हो मेडिकल लाइन में जो ना जानता हो। वो न सिर्फ जीनियस डॉक्टर था, बल्कि उस शहर के जाने माने बिजनेसमैन राजीव चौहान का इकलौता बेटा भी था। राधिका ने जब उसे वाइट लैब कोट और मुंह पर मास्क लगाए फाइल्स हाथ में पकड़े ऑपरेशन रूम की तरफ बढ़ते देखा, तो उसे ख्याल आया वो सच में बहुत चार्मिंग था। आज अचानक 7 साल बाद उसे अपने सामने देखकर राधिका को यकीन करना बहुत मुश्किल लग रहा था कि ऋषभ एक बार फिर उसकी ज़िंदगी में वापस आ गया। हादसाती तौर पर ही सही, लेकिन वो अब खुली आंखों से उसे देख रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऋषभ को कभी सर्जरी करता देखेगी। वो बेहद हैंडसम फिगर और खूबसूरत नैन नक्श वाला शख्स था, जिसे एक वक्त में राधिका बेइंतहा चाहती थी। आज उनके बीच मीलों की दूरियां थीं। ऑपरेशन रूम के बाहर बैठी वो दिल में दुआएं करने लगी। अभय प्रताप भी वहां आते उसे हौसला देने लगे, जबकि निखिल, जिसे मालूम हुआ कि ऋषभ चौहान हॉस्पिटल आ चुका है, वो तब से उसके साथ उसे आर्यन की पूरी डिटेल देता ऑपरेशन रूम में ही उसके साथ था। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरने लगा और राधिका की बेचैनी बढ़ने लगी। जब 3 घंटे के मुश्किल वक्त के बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला। कॉन्ग्रेचुलेशन, आर्यन की सर्जरी सक्सेसफुल रही। इस तरह की सर्जरी हमारे देश में पहली बार कामयाब रही है। डॉक्टर ऋषभ की सर्जिकल स्किल्स काफ़ी अमेजिंग रहीं। उनके आने से आर्यन को नई जिंदगी मिली है। निखिल मुस्कुराते हुए उनके करीब आता बोला, जब राधिका और अभय प्रताप ये सुनते खुशी से एक दूसरे के गले लगते रो दिए। अभय प्रताप तो ये खुशी की खबर देने वैशाली जी के पास फौरन दौड़े चले गए। आर्यन अब कहाँ है? राधिका आंसू साफ करती मुस्कुराकर बोली, उसे आईसीयू में शिफ्ट किया है, उसकी फ़िक्र मत करो, उसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। 12 घंटे बाद उसे होश आ जाएगा। निखिल ये कहता हुआ चुप हुआ, फिर राधिका के करीब आता कुछ सोच कर बोला, तुम अकेली ऐसी इंसान हो जिसने ऋषभ चौहान को यहाँ आने के लिए मना लिया। राधिका ये सुनती थोड़ी शर्मिंदा सी दिखाई देने लगी। उसे ऋषभ के साथ खुद को लेकर कोई शक नहीं पैदा करना था। निखिल की नज़रों में असल में ऋषभ एक ऐसा डॉक्टर है जिसे ना सिर्फ इंडिया बल्कि बाहर के कई बड़े हॉस्पिटल हायर करना चाहते हैं, लेकिन ऋषभ चौहान इंडस्ट्री के इकलौते वारिस और काबिल सर्जन को हायर करने की हिम्मत किसी में नहीं। लेकिन एक बात जो मुझे जाननी थी, शायद तुम्हें खबर हो। जब राधिका ने डरते हुए पूछा, कौन सी बात? डॉक्टर ऋषभ काफ़ी अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और चौहान इंडस्ट्री के मालिक भी हैं। ऐसे में अचानक वो 7 साल पहले सब कुछ छोड़कर अचानक बाहर क्यों चले गए थे, वो भी मेडिकल स्टडी के लिए? ये बात बहुत अजीब है। राधिका निखिल की बात सुनकर पुरसुकून हो गई। फिर कुछ देर बाद बोली, पता नहीं, लेकिन इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ कि आर्यन बिल्कुल ठीक है, अब उसे कोई ख़तरा नहीं। राधिका की बात सुनकर निखिल का मुंह उतर गया। बहुत शुक्रिया निखिल भैया, आपकी वजह से आज आर्यन की ज़िंदगी बची है। यह एहसान शायद हम ज़िंदगी भर आपका उतार ना सकें। उसे मुस्कुराकर देखते ही वो वहाँ से जाने लगी, जब निखिल की बात ने उसके कदम रोक लिए। एक बात याद कर लो कि सर्जरी से पहले चौहान फाइनेंस डिपार्टमेंट से इस हॉस्पिटल में 10 लाख रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। 7 लाख सर्जरी के, जबकि 3 लाख सर्जरी के बाद के खर्चे के लिए राधिका हैरान होती हुई मुड़ी और गहरी सांस लेने लगी। ऋषभ ने बिना कहे खामोशी से न सिर्फ सर्जरी बल्कि दूसरे दवाइयों वगैरह के खर्चे के भी पैसे जमा कर दिए थे। वो अपनी फीलिंग्स निखिल से छुपाने के लिए चेहरा झुकाए खड़ी सोचने लगी।
जब जाने से पहले निखिल ने इतना ज़रूर कहा, राधिका तुम बहुत लकी हो। राधिका निखिल को जाता हुआ देखने लगी। एक वक्त था जब वो खुद को बहुत लकी समझती थी कि उसे ऋषभ मिला, लेकिन 7 साल पहले हुए उस वाक़ये ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसके बाद उसने ऋषभ से हर ताल्लुक़ तोड़ दिया जो उसे ऋषभ के साथ जोड़ता था। उस दिन के बाद से वो खुद को कोसने लगी कि वो क्यों ऋषभ से मिली, क्यों पूरी दुनिया में उसे ऋषभ ही से मोहब्बत हुई। लेकिन आज 7 साल बाद इसी मुसीबत की घड़ी में वो ऋषभ ही था जो उसकी मदद को आगे आया था। ऋषभ के होते हुए राधिका को ऐसा लगता है कि कोई मुसीबत उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगी। गहरी सोचों को झटकती वो आगे बढ़ी, जहाँ वैशाली जी नींद के नशे में भी मुस्कुरा रही थीं। मम्मी, आर्यन बिल्कुल ठीक है। ऊपर वाले ने उसे एक नई ज़िंदगी दी है। प्लीज़ आप भी ठीक हो जाएं। ये कहती वो प्यार से उनका माथा चूमकर अपना गाल वहीं टिका गई। रात के करीब 10 बज रहे थे। इतनी बड़ी और मुश्किल तरीन सर्जरी करने के बाद से अब तक राधिका ने ऋषभ को नहीं देखा था। वो अचानक गायब हो गया। कोई नहीं जानता था। सुनसान खाली कॉरिडोर में रखी कुर्सी पर बैठी अब वो थकन से बेहाल हो चुकी थी। अभय प्रताप ने बहुत जिद की कि वो कुछ खा ले या फिर घर ही चली जाए, कुछ देर आराम कर ले। वो वैशाली के पास है, लेकिन वो नहीं मानी। आहिस्ता से सर कुर्सी की बैग से लगाती हुई वो आंखें बंद किए बैठी थी। जब उसका फ़ोन बजने लगा, उसने फ़ोन पर्स से निकाल कर स्क्रीन देखी तो हैरान रह गई। ये वही नंबर था जिसे आज दोपहर में उसने खुद फ़ोन करके अपने भाई की ज़िंदगी की भीख मांगी थी। राधिका ने कुछ सोचकर फ़ोन अटेंड करते कान से लगाया। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जब सामने वाले की बात सुनकर राधिका के माथे पर बल पड़े। ठीक है, मैं कल। अभी वो इतना ही बोल पाई थी जब सामने वाले ने उसकी बात काटते हुए कहा, अभी इसी वक्त मैं नीचे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, हॉस्पिटल के सामने। ये कहता हुआ वो फ़ोन बंद कर गया। जब राधिका मुँह खोले हक्का बक्का सी फ़ोन देखने लगी। ये खुद को क्या समझता है? क्या ये आर्यन की जान बचाकर मुझे अपने पैरों में गिराना चाहता है? मुझसे भीख मंगवाना चाहता है? मैं भी उसका एहसान उसके मुंह पर मारूंगी। उसका एक एक पैसा उसे सूद समेत लौटाऊंगी। गुस्से से लाल सुर्ख होती वो खड़ी हुई। पापा, मैं एक ज़रूरी काम से ऑफिस जा रही हूँ, कुछ देर में आ जाऊंगी। आप मम्मी का और अपना ख्याल रखिएगा। वो अभय प्रताप के पास आई थी। जब उन्हें कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठा देखकर वो हल्का सा हिलाती बोली, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अभय प्रताप उसके सर पर हाथ रखते बोले। जब वो दुपट्टा अच्छे से ओढ़ती मजबूत कदमों से हॉस्पिटल के बाहर आ गई, जहाँ ऋषभ अपनी शानदार कीमती गाड़ी में बैठा उसका इंतज़ार कर रहा था। राधिका ने घबराते हुए चारों तरफ देखा, जहाँ इक्का दुक्का ही लोग आ जा रहे थे। जब वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती गाड़ी में बैठ गई। अब राधिका की नाराज़ नज़रें ऋषभ की नरम नज़रों से टकराई तो एक मुस्कुराहट से उसके लबों पर फैल गई। क्यों बुलाया है मुझे? क्या चाहते हो? जल्दी बोलो। मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमें इस तरह मिलता देखे और कुछ गलत समझे। राधिका सख्त लहजे में बोल रही थी। जब ऋषभ ने गाड़ी झटके से स्टार्ट की और जल्दी से आगे बढ़ा दी कि राधिका घबराकर खुली आंखों से उसकी हठधर्मी देख रही थी। ये तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? गाड़ी रोको यहीं पे। अब वो पूरी तरह घबराई सी बोली। जब सामने वाला उसे इग्नोर किए गाड़ी तेज़ रफ्तार से चलाता रहा। ऋषभ प्लीज़ गाड़ी रोको। जब खौफ से राधिका के लबों से उसका नाम निकला तो ऋषभ जैसे खामोशी से पागल होता गाड़ी सड़क के किनारे रोक गया। मैं जानता हूँ राधिका, तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तुम मुझसे नफरत कर ही नहीं सकती। किस्मत ने हम दोनों का एक होना तय है। कोई हमें अलग नहीं कर सकता। खुद से जंग लड़ना छोड़ दो। ऋषभ उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में लेते मोहब्बत से चूर नशीली आवाज़ में बोला, ये क्या कर रहे हो? हद में रहो। मैं 7 साल पहले मोहब्बत करती थी, अब नहीं, अब सिर्फ नफ़रत करती हूँ। हम कभी एक नहीं हो सकते। भगवान के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। जब राधिका अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करती बेरुखी से बोली, ऋषभ ने ठहर कर गहरी निगाह उसके वजूद पर डाली। फिर गाड़ी स्टार्ट कर गया और सीधा उसे एक रेस्टोरेंट में ले आया। मुझे भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, आओ कुछ खा लेते हैं, फिर बात करेंगे। जब उसका ख्याल करता ऋषभ बहाना बनाते हुए बोला। वो जानती थी कि वो ये सब उसी की फिक्र में बोल रहा है। आज से पहले कब राधिका ने ऋषभ से कुछ कहा था, वो तो उसका हाल उसके चेहरे से बहुत अच्छे से पढ़ लेता था। मुझे भूख नहीं है। सदा की अकड़ू राधिका जो सिर्फ अपने महबूब के सामने ही ऐसे अकड़ती और गुस्सा करती थी। 7 साल बाद भी उसकी अदा देख ऋषभ हंस दिया। आ जाओ यार, मैं बाद में तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा। तुम जो कहोगी वो करूंगा। पहले इस पेट को तो भर लूं। आज तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे 7 साल बाद खाना खा रहा हूँ, जीने के लिए। वरना तो ऐसा लगता था सिर्फ जिंदा रहने के लिए पेट भर रहा हूँ। उसका हाथ थाम कर लाड से उसे गाड़ी से खींचता वो होटल के अंदर ले आया।
जब न सिर्फ खुद बल्कि ज़बरदस्ती उसे भी अपने साथ उसने पेट भर के खाना खिलाया था। बस ऋषभ, मुझे अब वापस अस्पताल छोड़ दो। जब मुँह बसोरती नाराज़गी से वो बोली, ऐसे कैसे? शायद तुम भूल रही हो हम दोनों में कुछ डील हुई थी आर्यन के सर्जरी से पहले। अब के ऋषभ ने संजीदा चेहरे से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब? उसकी आंखों की गहराई देखते राधिका की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। मतलब साफ है राधिका, मैंने आर्यन की जान बचाई, अब तुम्हारा वक्त है, तुम्हें जान बचानी है। जब ऋषभ ने थोड़ा आगे झुकते उसकी आंखों में देखकर राजदारी से कहा, जान बचानी है? मगर किसकी? मैं कैसे किसी की जान बचा सकती हूँ? वो ना समझी से उसकी आंखों में देखती हुई बोली, ऋषभ चौहान की। जब वो कहता हुआ राधिका के होश उड़ा गया। क्या कह रहे हो? होश में तो हो। जबकि राधिका झुंझला के गुस्से में खड़ी होती बोली, मुझसे शादी करना होगा राधिका, अभी और इसी वक्त। जब ऋषभ ने बोला तो राधिका के जोर जोर से चक्कर आने लगे। वो टेबल को थाम गई। वादा पूरा करो राधिका, आर्यन की जान मैंने इसीलिए बचाई थी कि बदले में तुम भी मेरा काम करोगी। अब वक्त आ गया है राधिका, मैं भी तो देखूं राधिका अपनी ज़बान की कितनी पक्की है। उसके पथरीले लफ्ज़ राधिका की रूह को ज़ख्मी कर गए। जब उसने आंसुओं से भरी आंखों से उसके चेहरे को देखा, वो इतने नाजुक लम्हे को अपने मौके के लिए इस्तेमाल करते हुए राधिका को मजबूर करेगा, उसको अपने आगे झुकाएगा, राधिका ने कभी सोचा भी नहीं था। उस पल उसे ऋषभ से सख्त नफरत महसूस हुई थी। तुम्हें क्या लगता है शादी करके तुम मुझे हासिल कर लोगे? तुम मेरी मोहब्बत जीत नहीं पाओगे ऋषभ, ये सब करके। अब की बार जख्मी हंसी हंसते बोली, राधिका की मोहब्बत का खतार तो सिर्फ ऋषभ चौहान ही है। वो अलग बात है कि झूठी सच्ची बातों में आकर तुमने ज़बरदस्ती इस मोहब्बत को ज़िंदगी से तो निकाल दिया, लेकिन दिल से अब तक नहीं निकाल पाई। तुम्हारी आंखों में खुद के लिए मोहब्बत साफ देख सकता हूँ, इसलिए झूठ नहीं बोलो, क्योंकि मुझसे झूठ तुम कभी नहीं बोल सकती। मैं जानता हूँ 7 साल पहले जो कुछ हुआ वो ठीक नहीं था। मैं उसके लिए माफ़ी मांगने को पूरी दुनिया के सामने भी तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें किसी कीमत पर अब खोने का मुझ में हौसला नहीं। मैं आज और अभी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मजबूत लहजे में कहता वो उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। राधिका ने सर्जरी से पहले उसे जो ज़बान दी थी, अब उसे हर हाल में उसकी बात मानते हुए ये शादी करना ही थी। वो मजबूर थी, अपनी ज़बान से वो पीछे नहीं हट सकती थी और न ही ऋषभ उसे हटने देता। वो सर झुकाए उसके साथ चलती, ज़बरदस्ती अपने कदमों को घसीट रही थी। उसके लब खामोश थे और आंखों से आंसू गिर रहे थे। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी फार्म हाउस की तरफ मोड़ दी। उसने एक नज़र राधिका की तरफ देखा। ऋषभ, आर्यन को ठीक होकर घर आ जाने दो। मैं आप पापा से बात करके उन्हें मनाकर फिर ये शादी नहीं, हम ये शादी अभी करेंगे। अंकल आंटी को कैसे हैंडल करना है ये तुम खुद सोच लेना, मुझे कोई जल्दी नहीं। सामने देखकर कहता वो किसी तौर पर भी उस वक्त राधिका को छोड़ने के मूड में नहीं था। तुम्हें लगता है मैं अपना वादा पूरा नहीं करूँगी? मुझ पर भरोसा नहीं है? राधिका कड़वी हंसती हंसी बोली। ऋषभ को उस पर भरोसा नहीं था। शायद उसे लगता था आर्यन के ठीक हो जाने के बाद राधिका उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ऋषभ 7 साल से इसी पल के इंतज़ार में था कि वो कब सिर्फ उसकी बन जाए, जहाँ दुनिया की कोई ताकत उसे फिर ऋषभ से जुदा ना कर सके। नहीं, मुझे लगता है आज का दिन शादी के लिए बहुत ठीक है। मैं तुमसे शादी को लेकर कोई हक नहीं मांगूंगा, वो तुम बाद में फैमिली से बात करके उन्हें राज़ी करके खुशी से विदाई कर देना। मुझे कोई जल्दी नहीं, मुझे सिर्फ इस बात की तसल्ली हो जाएगी कि राधिका सिर्फ मेरी है, मेरी मोहब्बत, जिसे मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। उसके इतने साफ लफ्ज़ों में कहने पर राधिका के कान तक सुर्ख हो गए। उससे अब और ज़्यादा ऋषभ की तरफ देखना महाल हो गया था। जब वो दोनों उसके फार्म हाउस पहुँचे, जहाँ रात के उस वक्त उसका मैनेजर वकील के साथ मौजूद था, राधिका तो ये सब देखकर हैरान रह गई। वो इतना पावरफुल और अमीर था कि जो चाहे कर सकता था, उसे कोई रोकने वाला नहीं था। कुछ देर लगी थी उसके कुछ पेपर साइन करने में कि वो राधिका प्रताप से राधिका ऋषभ चौहान बन चुकी थी। ऋषभ ने कानूनी तरीके से उसे अपनाया था। उसे डर था कि शायद राधिका उससे दूर ना हो जाए। सारे पेपर एक फाइल में रखता वो खुशी से राधिका की तरफ देखकर बोला, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ दूँ। आंसू से भरी आंखें लिए वो उसे गुस्से से घूरती उठी और ज़ोर से उसे धक्का देती बाहर की तरफ चल दी, जहाँ कार खड़ी थी। ऋषभ चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए आगे बढ़ गया। तमाम रास्ते दोनों खामोश रहे, जब गाड़ी एक झटके से हॉस्पिटल के गेट के सामने आकर रुकी। जब वो अंदर जाने से पहले ऋषभ से बोली, इस शादी का तब तक किसी को पता नहीं होना चाहिए जब तक मैं नहीं चाहती। हम दोनों भले ही एक बंधन में बन चुके हों, लेकिन अभी मीलों दूर खड़े हैं, अलग अलग दुनियाओं से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। ना ही तुम्हारी फैमिली मुझे और ना ही मेरी फैमिली तुम्हें पसंद करती है। ये बात बहुत पहले तय हो चुकी थी।
सब कुछ ख़त्म हो चुका था, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने अपनी ज़िद पूरी की ऋषभ। तो तुम क्या चाहती हो? मैं दुनिया के डर से मोहब्बत करना छोड़ दूँ? तुम्हें भूल जाऊँ? सब करके देख लिया राधिका। हिंदुस्तान छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़कर अलग देश चला गया। सब करके देख लिया, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। 7 साल भी तुम हमेशा मेरे साथ, मेरी यादों में हर पल रही। मुझे अपनी फैमिली की कोई परवाह नहीं। तुम जल्दी से जल्दी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। मैं ज़्यादा टाइम तुम्हें खुद से दूर नहीं रख सकता। ऋषभ, जो उस वक्त बेहद खुश और सुकून में था, राधिका की बात से नाराज़ होता बोला, वो तो पूरी दुनिया को बताना चाहता था राधिका अब उसकी बीवी है। राधिका बेरुखी से उसे देखते गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई। उसने एक बार भी पलटकर उसकी तरफ नहीं देखा। जब ऋषभ आस भरी नज़रों से उसे दूर जाता देख उदासी से वहाँ से चला गया, अंदर आती वो खाली कुर्सी पर गिरने के अंदाज में बैठी। राधिका चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। वो उसकी पहली और खालिस मोहब्बत था, जिसमें कोई मिलावट, कोई गर्ज नहीं थी। वो जब भी उसे देखता उसका दिल बेख्तियार ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। 7 साल पहले अगर वो सब ना हुआ होता तो यकीनन वो बहुत पहले ही कोई मजबूत रिश्ते में बंधे हुए होते। वो चाहकर भी उन 7 सालों में उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाई थी। वैशाली जी के लाख गुस्सा होने पर भी उसने आज तक शादी की हामी इसलिए नहीं भरी थी कि उसका दिल ऋषभ के अलावा किसी और को कबूल करने पर राज़ी ही नहीं होता था। फूट फूट कर रोती वो अपने गुजरे अतीत को एक बार फिर याद करती दर्द से भर गई। वो 17 साल की थी जब उसने वैशाली और अभय प्रताप को बताया कि वो एक लड़के को स्कूल के दिनों से पसंद करती है और वो लड़का चाहता है कि अपने पेरेंट्स से बाकायदा तौर पर उसका रिश्ता मांगने घर आए, कि दोनों की छोटी सी रस्म होने पर उनकी फैमिली के बीच मजबूत रिश्ता कायम हो सके। फिर जब राधिका की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ही वो शादी करेंगे। अभय और वैशाली कोई छोटी सोच के मालिक नहीं थे। वो ज़माने की ऊंच नीच अच्छे से जानते थे। उन्हें अपने बच्चों पर पूरा यकीन था और फिर कोई बुराई भी नहीं थी। एक न एक दिन तो शादी करनी ही थी। फिर लड़की की पसंद से हो तो उन्हें क्या परेशानी थी। वो खुशी से लड़के को घर अपने पेरेंट्स के साथ आने की इजाज़त दे गए। राधिका भले से कमसिन और कम उम्र थी, लेकिन उस उम्र में भी वो एक सुलझी हुई समझदार लड़की थी। उसे अच्छे बुरे की पूरी तमीज़ थी और इसीलिए उसने ऋषभ को ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले के लिए अपने साथी के रूप में चुना था। यही वो इंसान था जिसे देखकर उसके दिल ने कहा था कि वो उसका साथ किसी भी मोड़ पर नहीं छोड़ेगा। वही उसे पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, और वो भी तो उसे बहुत मोहब्बत करती थी। अरे राधिका बेटा, पूछो तो ज़रा ऋषभ से कब तक आएंगे वो? वैशाली जी किचन से आते घड़ी की तरफ देखती बोली। राधिका और आर्यन उनकी हवाइयाँ उड़ता देख हंस दिए। मम्मी परेशान मत हो, वैसे रिश्ता लेकर आ रहे हैं अभी। दीदी की बारात लाने में बहुत वक्त है। जब राधिका की जगह आर्यन मजाक करता बोला। उसकी बात पर राधिका भी हंस दी। तुम तो चुप ही करो, ये नहीं कि बाप के साथ कुछ मदद ही कर दूं। जब देखो बहन के साथ लगे बैठे रहते हो। वो दिन भी जल्दी आएगा जब वो दुल्हन बनकर उसके घर से विदा हो रही होगी। फिर क्या करोगे? वैशाली जी नाराज़गी से बोलते आखिर में उदास हो गईं। जब आर्यन का दिल भी ये सोचकर डूब सा गया। वो प्यारी बहन राधिका से बहुत मोहब्बत करता था। दोनों भाई बहन के बीच बहुत गहरी दोस्ती भी तो थी। वो भी गमज़दा होता राधिका के गले लग गया। वैशाली दोनों को उदास देखती हल्का सा हंस दी। चलो, ये मोहब्बत बाद में जता लेना, अभी बहन को उदास मत करो, वरना लड़के वाले क्या सोचेंगे। आर्यन नम आँखों से मुस्कुराता माँ और बहन को देखता बाहर चला गया। जब वैशाली जी आगे बढ़ती प्यार से राधिका के माथे को चूमती उसे सीने से लगा गई। सब बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था लड़के वाले जैसे राधिका का रिश्ता लेकर नहीं बल्कि शादी की डेट फिक्स करने आ रहे हों। और फिर अभय प्रताप के ठीक दरवाजे के सामने जगमगाती मर्सिडीज़ कार आकर रुकी, जिसमें से राजवीर चौहान सिगार पीते बेहद मगरूर अंदाज ले गाड़ी से नीचे उतरे। जब उनकी दूसरी साइड से सिल्क की साड़ी, डायमंड की ज्वेलरी और हल्का मेकअप किए बेहद खूबसूरत दिखाई देती राजवीर चौहान की पत्नी यानी रागिनी चौहान उतरी। फिर उसके बाद फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलता 21 साल का बेहद खूबसूरत और कम उम्र लड़का ऋषभ चौहान उतरा। छोटे से घर पर तंजिया नज़र दौड़ाते रागिनी चौहान ने राजवीर चौहान को देखा, जिस पर वो हल्का सा तंजिया मुस्कुराए। मामला बेटे की मोहब्बत का ना होता तो वो उस घर में तो क्या, इस मोहल्ले में भी कदम नहीं रखते। उनके घर के नौकर भी इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों से कई गुना बेहतर थे। अभय प्रताप राजवीर चौहान को देखते खुशी से आगे बढ़े मिलने के लिए। जब उन्होंने इशारे से उन्हें दूर ही रहने को कहा और मुस्कुरा दिए, जैसे उनकी छोटी सी ज़ात पर एहसान किया हो। किसी का तो पता नहीं, लेकिन यह इंसल्ट आर्यन और साथ आए ऋषभ ने शिद्दत से महसूस की थी।
जब गुस्से से बाप को देखता ऋषभ आगे बढ़ा और अभय प्रताप के गले लगता आर्यन से भी खुशी मिजाजी से मिला। अभय प्रताप तो जी इतनी शानदार और तहजीबदार लड़के को देखकर पहले ही नज़र में पसंद कर गए थे। आइए अंदर आइए, वो उन्हें खुशदिली से घर में लाते सोफे पर बिठा गए। ऋषभ की मम्मी रागनी जी अजीब से मुंह बनाती पूरे घर को देख रही थी, जबकि राजवीर चौहान टांग पे टांग रखे हाथ में सिगार लिए मगरूर अंदाज में बैठे थे। तभी वैशाली जी मुस्कुराती हुई रूम में आई थी मेहमानों से मिलने, लेकिन उनका खुश मिजाज और घमंडी व्यवहार देखकर उनकी हिम्मत न हुई कि वो कोई गर्मजोशी दिखाती। बस मुस्कुराकर एक तरफ बैठ गईं। वो अपने पति को परेशानी से देखने लगी जब ऋषभ खुद ही उठकर उनसे मिला था। आर्यन खामोश खड़ा चुपचाप सब नोट कर रहा था। राधिका को बुलवाएं, हम भी तो देखें उसे, क्यों छुपा रखा है। अब ऐसा तो है नहीं कि ऋषभ और उसके बीच कोई पर्दा हो। दोनों जब एक साथ पढ़ते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो फिर बचा ही क्या है, सिर्फ फॉर्मेलिटी रह जाती है निभाने के लिए। ऋषभ की मम्मी मुस्कुराकर जहरीला तीर छोड़ती बोली, जो सीधा वैशाली जी और अभय प्रताप के सीने में लगा था। अजीब शर्मिंदगी से भरा एहसास लिए तीनों ने एक दूसरे को चोर नज़रों से देखा, जबकि ऋषभ ने खून रंग आंखों से माँ को देखते वार्न किया। राजवीर जी तो हंसने लगे थे। ठीक कहा आपने, लेकिन राधिका बहुत समझदार है। बेशक उसने ऋषभ को पसंद किया, लेकिन मुझे यकीन है उसने अपनी लिमिट कभी क्रॉस नहीं की होगी। अभय प्रताप मुस्कुराकर बोले। उनके लहजे में राधिका के लिए मान सम्मान और मोहब्बत साफ झलक रही थी। आपके ख्याल में लिमिट क्या है अभय साहब? क्या ये आपके लिए बड़ी बात नहीं है कि आपकी बेटी अमीर घरों के लड़के फंसाती फिर रही है? मैं तो समझती थी कि छोटे घराने के लोगों के लिए उनकी इज्जत ही सब कुछ होती है, लेकिन आपने तो अपनी बेटी को कैश कार्ड के तौर पर रखा हुआ है। रागिनी जी अब साफ और बिना डरे जहर उगलती बोल रही थी। जब से उनके इकलौते बेटे ने उन्हें अपनी मोहब्बत के बारे में आगाह किया था, तब से ही वो और राजवीर साहब जलते तवे पर बैठे थे। यहाँ आने का मकसद ही यही था, उन्हें जी भरकर जलील करना और अपने बेटे का उस लड़की से पीछा छुड़वाना। वो तो ऋषभ के लिए बड़े बड़े ख्वाब सजाए बैठे थे। ऐसे कैसे एक आम सी छोटे घराने की लड़की से अपने शहजादे जैसे बेटे का रिश्ता कर देते? ये क्या कह रहे हैं आप? होश में तो हैं? आप मेरी मासूम बेटी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस बार वैशाली जी बेचैनी से रागिनी जी को देखते सख्त लहजे में बोली। आर्यन भी गुस्से से खड़ा हो गया। अपनी बहन के लिए जहाँ वो जान छिड़कने वाला भाई था, वो कैसे उसके चरित्र की धज्जियाँ बिखेरता देख सकता था। रागिनी जी हंसते हुए अभी कुछ बोलने ही वाली थी, तभी ऋषभ की खबरदार करती आवाज़ गुस्से से उसे घूरने लगी। तभी अंदर बैठी राधिका, जो ड्राइंग रूम में हो रही बातें सुन रही थी, गुस्से से अंदर आती राजवीर चौहान और रागिनी जी को देखती हुई बोली, आप लोगों को यहाँ अपने माँ बाप की इंसल्ट करने के लिए नहीं बुलवाया था, बल्कि इज्जत दी थी, लेकिन शायद आप लोग इसके काबिल नहीं थे। आपका ही बेटा मेरे पीछे आया था, ना कि मैंने इसका स्टेटस देखकर इसे फंसाया। आपको इसे बताना चाहिए था कि मोहब्बत अपनी हैसियत के लोगों में की जाती है। मैं ठहरी मामूली सरकारी मुलाजिम की बेटी, या फिर 2 साल तक मेरे पीछे क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा था? राधिका की बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो जो बोलना शुरू हुई तो फिर चुप ना रह सकी। राधिका मेरी बात सुनो। तभी ऋषभ आगे बढ़ता नरम लहजे में बोला, नहीं अब तुम सुनो, अभी और इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ। ऋषभ चौहान, मैं तुम्हें ठुकराती हूँ, तुम्हारी मोहब्बत को ठुकराती हूँ। मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। आंखों में बेशुमार आंसू लिए वो कर्ब से बोली और बोलती हुई अंदर चली गई। ऋषभ को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही अंधेरे में डूब गई। वो चीख चीख के रोना चाहता था, अपनी नाकाम मोहब्बत का मातम करना चाहता था। जब बिना किसी को देखे वो तेज़ी से बाहर निकल गया। रागिनी ने राजवीर चौहान को मुस्कुरा कर देखा, जैसे नज़रों में कह रही हो कि प्लान कामयाब रहा। वो अपने बेटे को गरीब लड़की के चक्कर में पड़ने से पहले ही बचा गई, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ऋषभ अपनी मोहब्बत का बदला उनसे ऐसे लेगा कि खामोशी से सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाहर चला जाएगा और उसकी शक्ल देखना तो दूर, आवाज़ सुनने के लिए भी तरसना पड़ेगा, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। आर्यन अब बिल्कुल ठीक है माँ, अब आप भी जल्दी से ठीक हो जाएं, फिर हम सब घर चलेंगे। आंखों में नमी लिए वो वैशाली का हाथ थामती बोली, जो ऑक्सीजन मास्क मुंह पर लगाए उसे ही देख रही थी। उनका बीपी अभी भी हाई था, जो नॉर्मल होकर ही नहीं दे रहा था। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? तभी निखिल वहाँ आता चहक कर बोला। राधिका का मासूम चेहरा देखकर वो झूम उठा था। अरे निखिल बेटा आओ। अभी प्रताप उसे देख खुशी से बोले थे, जबकि राधिका अपना पूरा चेहरा झुका गई। आंटी, अब कैसी तबीयत है आपकी? देखें जल्दी से ठीक हो जाएं। आपकी और आर्यन की वजह से देखिए राधिका जैसी गुलाब सी लड़की बिल्कुल मुरझा कर रह गई है। निखिल के ऐसे लफ्ज़ों में तारीफ़ कर देने से राधिका सटपटा गई।
अभय प्रताप भी राधिका को देखते फिर निखिल को देखने लगे, जो वैशाली का चेकअप कर रहा था। गुस्से से उठती वो वहाँ से बाहर आ गई। न जाने क्यों उसे निखिल के रंग-ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। अब जबकि वो किसी के बंधन में बन चुकी थी, किसी की पत्नी थी, अब तो ये सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बस एक बार आर्यन और उसकी माँ ठीक हो जाएं, फिर निखिल को भी देख लूँगी, खुद से कहती वो आर्यन के पास आ गई। दिन यूं ही गुजरने लगे। वैशाली अब बिल्कुल ठीक थी और सब मिलकर आर्यन का बहुत ख्याल रखते थे, जो पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था। शादी के बाद से राधिका ने ऋषभ को नहीं देखा था, लेकिन हाँ, वो सुबह शाम उसे फ़ोन करके उसके हाल चाल ज़रूर मालूम करता रहता था। आज डॉक्टर ने आर्यन को छुट्टी दे दी थी, अब वो घर जाकर आराम कर सकता था। राधिका खुशी खुशी काउंटर पर सारे बिल क्लियर करवाने आई तो उसे मालूम हुआ कि डॉक्टर ऋषभ ने सब कुछ पहले से पे कर दिया है, वो बस जा सकते हैं। बेहद हैरान होती वो वापस आई थी। आर्यन को आहिस्ता से दो सहारा देकर उठाती वो अस्पताल से बाहर ला रही थी, जब सामने से निखिल चलकर आता दिखाई दिया। अरे बधाई हो भाई, आपकी छुट्टी हो गई, चलाओ मैं घर छोड़ देता हूँ। जब वो आर्यन से खुश दिली से मिलता बोला, जबकि नज़र राधिका के चमकते चेहरे पर टिकी थी। अरे निखिल भैया, मेरी छुट्टी से ज़्यादा खुशी तो आपको दीदी के आने से हुई है। देखिए कैसे 440 वोल्ट के बल्ब की तरह चेहरा रोशन हुआ जा रहा है। आर्यन राधिका के साथ चलता निखिल से मजाक करता बोला था, लेकिन राधिका की ज़ोरदार चोटी काटने से उसकी ज़बान पर फ़ौरन ब्रेक लगा। निखिल की चोरी पकड़े जाने पर हल्का सा मुस्कुराता बोला, मुझे लगता है सर्जरी के दौरान डॉक्टर ऋषभ ने तुम्हारे दिमाग का कोई स्क्रू ढीला छोड़ दिया, तभी तुम बिना ब्रेक की गाड़ी भगाए चले जाते हो। जब ऋषभ नाम सुनकर आर्यन चौंकता हुआ राधिका को सवालिया नज़रों से देखने लगा। हम बाद में बात करेंगे आर्यन इस टॉपिक पर। उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए राधिका ने उसे शांत करके अंदाज में कहा, बाद में नहीं, फ़ौरन घर जाकर दीदी मुझे आप सब कुछ बताएंगी। आर्यन सीरियस होते लहजे में बहुत आहिस्ता से बोला। वो दोनों निखिल के साथ घर आ गए। वैशाली जी और अभय प्रताप ने आर्यन का बड़ी खुशी से स्वागत किया। इसमें निखिल ने भी उनका पूरा साथ दिया। खाना खाने और फिर कुछ देर गपशप करने के बाद निखिल चला गया था। अब शाम से रात होने को आई थी जब थकी थकी राधिका आर्यन को लिए उसके कमरे में जाने लगी। जब उसने वैशाली की आवाज़ सुनी, जो वो अभय प्रताप से कह रही थी, निखिल बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत मदद की उसने हमारी इस मुश्किल वक्त में। मुझे तो लगता है निखिल राधिका को पसंद करता है। हाँ ये तो है सच में, वरना इतनी बड़ी सर्जरी बिना किसी परेशानी और ढेर सारे पैसों के कौन सा हॉस्पिटल करता है। ज़रूर निखिल के फोर्स पर अस्पताल और इतने बड़े सर्जन ने हमारी मदद की। और देखो तो बच्चे ने ज़रा भनक भी नहीं लगने दी, कैसे भाग भाग के हमारे लिए हर मुश्किल आसान करता रहा। अभय प्रताप भी मुस्कुराते हुए बोल रहे थे। वहीं राधिका आर्यन को थामे धुआं धुआं चेहरे से खड़ी गहरी सांस लेने लगी। इसका मतलब ये सच नहीं है दीदी, तो फिर सच क्या है, मुझे बताएं। जब आर्यन ने एक बार फिर उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। अब राधिका टूट चुकी थी। जब उसे कमरे में लाती वो उसके कंधे पर सर रखे फूट फूट कर रोती, सभी राजों से पर्दा हटाती चली गई जो अब तक उसके दिल में दफन थे। तो इसका मतलब निखिल नहीं, वो ऋषभ था जिसने मुझे बचाया और इतना पैसा पानी की तरह बहाया, जो मुश्किल वक्त में तुम्हारी ढाल बनकर खड़ा रहा। आर्यन ये सब हैरानी से कहता आखिर में शौक हुआ था। उसे देखने लगा तो जो रोते हुए उसे ही भीगी नज़रों से देख रही थी। जब उसका फ़ोन रिंग करने लगा जहाँ ऋषभ का नंबर आ रहा था, उसने फ़ोन को देखते आर्यन को देखा। मुझे क्या देख रही हो, बात करो अपने पति से, लगता है बहुत फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। आर्यन मजाकिया अंदाज में कहता राधिका का खून जला गया। जब हल्का सा मुक्का मारती वो फ़ोन उठाकर कान से लगा गई। तुम ठीक हो, ठीक से घर पहुंच गई। जब वो बिना रुके बोलता हुआ वो उसकी फ़िक्र जाहिर कर रहा था। हाँ मैं ठीक हूँ, जवाब सिंपल सा देती वो खामोश हो गई। ये डॉक्टर निखिल कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होने की कोशिश नहीं करता तुमसे? राधिका, मुझे इंसान तुम्हारे आसपास एक आँख नहीं भाता, इससे जान छुड़वाओ। ऐसा ना हो फिर मैं अपने तरीके से इसे समझाऊं। वैसे तो वो बहुत आराम से कह रहा था, लेकिन उसके लहजे में आग की लपेट निकलती राधिका साफ महसूस कर रही थी। मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने नहीं कहा उसे कि मेरे आगे पीछे फिरे। अचानक उसका दिमाग घूमा था। जब वो गुस्से से कहती फ़ोन बंद करती, आर्यन को घूरने लगी, जो उसे ही मुस्कुराता हुआ देख रहा था। जब आगे बढ़कर उसके बाल बिगाड़ती वो धप धप करती अपने कमरे में चली गई। वहीं आर्यन कितनी देर तक मुस्कुराता अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोचने लगा। आज 7 साल बाद उसे ऐसा लगा था जैसे राधिका ने खुलकर सांस ली हो। वो उसके चेहरे की चमक को साफ देख सकता था। वो जानता था
ऋषभ ही ऐसा इंसान है जो राधिका की मोहब्बतों का इकलौता वारिस है। आज से 7 साल पहले जो कुछ हुआ था उसमें ऋषभ का कोई कसूर नहीं था। एक दूसरे की जुदाई में उसने भी इतना ही सज़ा काटी थी जितनी राधिका ने, लेकिन ऊपर वाले को शायद उनकी मोहब्बत की पवित्रता बहुत पसंद आई थी, जो 7 साल इतनी तकलीफ़ उठाने और दूर रहने के बाद भी आज वो दोनों एक हो गए थे। मैं अपनी बहन की खुशियों के लिए जो हो सका वो करूँगा, आर्यन खुद से वादा करता मुस्कुरा दिया। राधिका अपने कमरे में आई ही थी कि जब किसी ने ज़ोर से उसे अंदर खींचते दीवार के साथ लगा दिया। वो फटी आंखों से ऋषभ को देखती रह गई, जो उसे ही गुस्से से घूर रहा था। क्या कहा था तुमने कि तुम क्या कर सकती हो? अब मैं तुम्हें बताऊं कि मैं क्या कर सकता हूं? उसके चेहरे के बेहद करीब आता हुआ वो नशीली आवाज़ में बोला। पीछे हटो ऋषभ, होश में तो हो, कोई आ जाएगा। खौफ से कांपती वो उसे खुद से दूर करती। जब ऋषभ बेख्तियार होता, उसे थामकर उसके होंठों पर झुक गया, ऐसे कि राधिका को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगीं। जब कितनी ही देर वो खुद को उसके नरम गरम लम्स से शराबोर कर रहा था। दोनों की गहरी सांसें एक दूसरे से टकराने लगीं। राधिका ने पूरी ताकत लगाकर अपना चेहरा उसे दूर किया। जब ऋषभ आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी करता बोला, जानती हो राधा, ये इतने दिन तुमसे दूर रहकर तुम्हें बिना देखे मैंने कैसे गुजारे। राधिका अपनी उथल पुथल हुई सांसें सही कर रही थी जब वो अपना चेहरा उसके बालों में छुपाकर उनकी खुशबू सूंघने लगा। राधिका अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर हटाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ऋषभ ने उसको रोकने के लिए उसको कमर से पकड़ते हुए उसका सीना अपने सीने से लगा लिया। वो उसके सामने बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए अपने आप को मजबूत करते हुए बहुत मुश्किल से बोली, ऋषभ, आपने कहा था विदाई से पहले। अभी वो इतना ही बोली जब ऋषभ उसकी आंखों में डूबता हुआ बोला, राधा, 20 दिन हो गए हैं हमारी शादी को। मुझे तो लगता है आप भूल गई कि एक अदद पति भी है आपका, जो दिन रात आपके लिए, आपकी मोहब्बत के लिए तड़पता है। मैं और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। आप प्लीज़ मॉम डैड से बात करें। मैं जल्द से जल्द विदाई चाहता हूँ, वरना तो ये कमरा भी बहुत अच्छा है हम दोनों के रहने के लिए। 3 दिन का टाइम है आपके पास, आप बात करें, नहीं तो मैं अपना सामान लेकर अपनी पत्नी के रूम में शिफ्ट होने आ जाऊँगा। ये कहता वो मज़े से उसके बेड पर लेटता, उसका एक हाथ खींचकर उसे अपने ऊपर गिराता हुआ लेट गया। ऋषभ ने उसकी हिरनी जैसी आंखों को देखा जो उसके कुर्बत पर घबरा रही थी। उसका दिल एक बार फिर बेईमान हुआ था, लेकिन उसकी हालत पे नज़र करता वो खुद को रोकता हुआ बोला, हम दोनों पति पत्नी हैं राधा, और पति पत्नी एक दूसरे का सब कुछ होते हैं। हम कोई पाप तो नहीं कर रहे। अगर तुम जल्द से जल्द घर में इस टॉपिक पर बात नहीं करोगी तो मजबूरन मुझे ऐसे ही तुमसे छोटे छोटे हक वसूलने पड़ेंगे। वो छुपे दबे अल्फाजों में कहता हुआ अपने एक आंख दबाकर उसकी कमर पे अपनी मजबूत बाहों का घेरा बना गया, जबकि राधिका का चेहरा लाल हो रहा था। उठने की कोशिश में हलकान होती वो और ज़्यादा उसके करीब होती जा रही थी। ठीक है, मैं पापा से बात करूँगी। ऋषभ, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो आगे से उसके सामने हार मानती हुई आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखती बोली। वो जंगली बिल्ली जो उसके सामने हर वक्त लड़ने को तैयार रहती थी, आज उसकी इस कदर करीब होकर कैसे भीगी बिल्ली बनी बैठी थी। ऋषभ को उस पर ढेरों प्यार आया, जिसका इजहार वो एक बार फिर शिद्दत से उसके होंठों पर झुकता, उसके सांसों को बेतरतीब करता हुआ उठकर बैठा। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। तुम्हारी तरफ से जल्द ही किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार करता रहूँगा। और हाँ, अब से तुम ऑफिस में जॉब नहीं करोगी। मैंने अपनी मंथली सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी है, उसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ऋषभ ये कहता वह जैसे वहाँ आया था वैसे ही वहाँ से चला गया। राधिका गहरा सांस खींचती ज़मीन पर बैठी मोबाइल में अपना अकाउंट देखने लगी, जहाँ कुछ देर पहले ही उसके अकाउंट में 25 लाख रुपये भेजे गए थे। जब वो हैरान होती अपना सर पकड़ गई। ऋषभ चौहान सच में पागल था। पिछले 2 दिनों से वो काफ़ी परेशान और बौखलाई बौखलाई से फिर रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था इतनी बड़ी बात को कैसे अभय प्रताप साहब और वैशाली जी से करें। उनके दिल पर क्या गुजरेगी जब उन्हें मालूम होगा कि उनकी प्यारी बेटी शादी कर चुकी है, वो भी उससे जिसे उसने खुद ठुकराया था। हर बार उनसे कहते कहते वो चुप सी हो जाती। उसकी हिम्मत ही नहीं बन पा रही थी। आर्यन उसकी हालत खामोशी से देख रहा था, लेकिन वो भी मजबूर था। उसकी बहन को ये बात खुद ही करनी थी, इसमें वो उसकी कोई मदद करता भी तो कैसे। ऋषभ ने कहा था बात करने को, मम्मी पापा से बताने को। अगर आज मैंने बात न की तो वो खुद आ जाएगा बात करने के लिए। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। राधिका सर पकड़े उसके सामने रोते हुए बोली, दीदी आपको फैसला करना ही होगा। कब तक 2 कश्तियों में सवार रहेंगी? हिम्मत करें, मैं आपके साथ हूँ। कुछ नहीं होगा, भरोसा रखें।
मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, वो आपसे नाराज़ नहीं होंगे। आर्यन प्यार से अपनी बहन को समझाता हुआ बोला। फिर तभी बाहर से किसी बहुत सारे लोगों की बातें और हंसने की आवाज़ें आती सुनाई देने लगीं। राधिका आर्यन को हैरान नज़रों से देखकर खड़ी होती बाहर आई तो सामने निखिल और उसकी फैमिली को देखकर जैसे उसके पैरों से ज़मीन निकल गई। वो अच्छे से समझ गई उनके यहाँ आने का मकसद। उससे पहले वो गिरती आर्यन ने कंधों से उसे पकड़ा। दीदी क्या हुआ, संभाले खुद को। आर्यन उसे लिए वापस कमरे में आता परेशानी से बोला, हे भगवान अब मैं क्या करूं। सीने पर हाथ रखती वो गहरी सांस लेती हुई खुद से बोली। तभी वैशाली जी बेहद खुश दिखाई देती वहां आती बोली, राधिका मेरी जान, जल्दी से तैयार होकर बाहर आओ, मेहमान आए हैं। वो इतनी जल्दी में थी कि उसकी हालत पर गौर ही न कर सकी और चली गई। राधिका की अब बर्दाश्त खत्म होती जा रही थी। उसे निखिल पर बेइंतहा गुस्सा आया। बंदे को ऐसे मुंह उठाकर तो नहीं आना चाहिए था, एक फ़ोन ही करके पूछ लेता। गुस्से से खोलती बिना किसी तैयारी के वो यूं ही सर पर दुपट्टा रखे बाहर चली गई। जब आर्यन भी उसके पीछे भागा चला आया था कि अब जाने क्या होगा। राधिका की सहेली, उसकी मम्मी और निखिल उस वक्त ड्राइंग रूम में बैठे थे, वैशाली जी से और अभय प्रताप जी से बात कर रहे थे। जब राधिका को वहां आता देख उठकर उसे प्यार करने लगे। निखिल तो राधिका को देखकर शर्माता हुआ सर झुका गया। देख लो राधिका, भाई कैसे छुपे रुस्तम निकले, दिल ही दिल में तुम्हें पसंद किए बैठे थे और हमें आज बताया। अंजलि जो निखिल की छोटी बहन थी, हंसती हुई राधिका का हाथ थामकर बोली। उसकी बात पर वहां मौजूद सब मुस्कुरा दिए, लेकिन राधिका और आर्यन से यह हो नहीं सका। वो पत्थर चेहरा लिए यूं ही बैठे रही। तभी राधिका को लगा जैसे कोई घर के अंदर आया है। मजबूत कदमों से वो ड्राइंग रूम के दरवाजे की तरफ देखती। उस आहट को वो महसूस कर रही थी और तभी उसकी आंखें सामने अचानक आते उस इंसान को देखकर पलक झपकना ही भूल गई। आर्यन भी हक्का बक्का खड़ा होता अपनी जगह बर्फ बन गया। ऋषभ चौहान अपनी शानदार पर्सनालिटी के साथ अपने वादे के मुताबिक आज रात राधिका के सामने मौजूद था। वो उसे लेने आया था। राधिका का धुआं धुआं चेहरे को मुस्कुराता देख वो एक कदम अंदर आया। जब अभय प्रताप, वैशाली जी, निखिल और बाकी सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए। निखिल को तो सांप सूंघ गया। ऋषभ चौहान को यहाँ देखकर वो फटी आंखों से उसे बस देखे गया। आप कौन हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप अंदर कैसे आए? अभी प्रताप, जो ऋषभ की बदली शख्सियत को बिल्कुल भी पहचान नहीं सके थे, सवालिया नज़रों से देखकर खड़े होते उसके पास आते बोले, जबकि ऋषभ सिर्फ राधिका को ही देख रहा था, जो सर झुकाए चुप खड़ी थी। राधिका बताओ इन्हें मैं कौन हूँ, वरना मुझे डर है ये मेरी आंखों के सामने ही कहीं तुम्हारा इस इंसान से रिश्ता न जोड़ दें। ऋषभ धीरे से बोल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसके लहजे में आग बरस रही हो। ये ऋषभ चौहान है। मैं और ऋषभ ने कोर्ट मैरिज कर ली है। राधिका के डायरेक्ट कहने पर वैशाली जी और अभय प्रताप जी उसे हैरान नज़रों से देखने लगे। उन्हें लगा जैसे उन्होंने सुनने में गलती की है। तभी ऋषभ को ही खुद बोलना पड़ा। मैं डॉक्टर ऋषभ चौहान हूँ, वही जिसे आप लोगों ने 7 साल पहले रिजेक्ट किया था राधिका के लिए। लेकिन अब मैं और राधिका हस्बैंड वाइफ हैं। हमने कोर्ट मैरिज की है और आज मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए आया हूँ। पैंट की जेब में हाथ डालकर सीधा खड़ा होता हुआ वो बहुत आराम से बोल रहा था। और वहीं निखिल, जिसे अब सारी बात अच्छे से समझ आ गई थी कि क्यों आर्यन की सर्जरी के लिए इतने आराम से डॉक्टर ऋषभ राजी हुआ था, बल्कि उसने शुरू से आखिर तक सारा खर्चा भी उठाया था। मुझे लगता है अब मेरा यहाँ और ज़्यादा रुकना बेकार है। डॉक्टर ऋषभ, आप बहुत खुशनसीब हैं। निखिल मुस्कुराकर कहता खड़ा हुआ और अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चला गया। ऋषभ उसकी बात पर सिर्फ मुस्कुरा ही सका। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राधिका। ये संस्कार दिए थे हमने तुम्हें कि तुम उस इंसान से ही शादी कर लो चुप चुप के, जिसके माँ बाप ने यहाँ आकर हमें जलील किया था। वैशाली जी मुंह पर दुपट्टा रखती हुई बोली, शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अभय साहब भी उसकी तरफ से मुंह फेरते हुए बोले। राधिका उनकी बातें सुनकर यकीन टूटता देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। तभी आर्यन की आवाज़ उस सन्नाटे को चीरती हुई आई, दीदी को कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। मैं गवाह हूँ उनकी एक एक कुर्बानी का, जो उन्होंने मेरे लिए दी। आप दोनों को लगता है जो आज मैं ज़िंदा हूँ निखिल की वजह से हूँ। नहीं, ये मैं ऋषभ भाई की वजह से हूँ। मुझे तो डॉक्टर्स हाथ भी नहीं लगा रहे थे। मेरी सर्जरी इतनी ख़तरनाक थी कि मेरी जान भी जा सकती थी। ये ऋषभ भाई थे जिन्होंने मेरी सर्जरी की, ना सिर्फ सर्जरी बल्कि पैसे भी जमा करवाए। नहीं तो आप लोग मुझे शायद यूँ आज इस तरह खड़े हुए ना देख सकते। ये ऋषभ भाई ही थे जो दीदी की इन मुश्किल घड़ियों में उनके साथ साए की तरह रहे।
वरना क्या आप लोग सोच सकते थे, कौन करता है किसी के लिए इतना? आर्यन जो बोलना शुरू हुआ तो बोलता चला गया। उससे अब और चुप रह के तमाशा नहीं देखा जा रहा था। अभय साहब और वैशाली जी ये सच्चाई सुनकर जैसे सदमे में दो चार होकर रह गए। इतनी बड़ी बात राधिका ने उनसे छुपाई, सारी तकलीफें अकेली उठाती रही, किसी को कुछ नहीं बताया। वैशाली जी आगे बढ़ती उसके नाजुक वजूद को सीने में भर गई। मेरी बच्ची, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, वो रोती हुई बोली थी, जब अभय साहब ने भी उसके सर पर प्यार भरा हाथ रख दिया। बेटा, हमने तुम्हें गलत समझा, हो सके तो। अभी प्रताप ऋषभ से इतना ही बोले। जब वो आगे बढ़ता उनके पैर छूता गले लग गया। आप मेरे पापा की जगह हैं, प्लीज़ ऐसा ना बोलें। मैं राधिका से बहुत मोहब्बत करता हूँ और उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। क्या आप उसे मेरे साथ जाने की इजाज़त दे देंगे? आंखों में आंस लिए वो उन दोनों की तरफ देखकर बोला। जब वो हंस दिए। अपनी पत्नी को ले जाने के लिए इजाज़त कैसी मेरे बेटे? जब अभय साहब ने नम आँखों से हंसते हुए बोला, तभी राधिका भी ऋषभ को देखते हुए रोती रोती हंस दी। आप इन्हें फुल वक्त अपने पास ही रखें, मैं कल इसी वक्त आऊँगा इन्हें लेने, पूरी तैयारी के साथ। फिर हम यहाँ नहीं रहेंगे। असल में मैं इन्हें अपने साथ लंदन ले जाऊँगा, जहाँ मैं रहता हूँ। मैं यहाँ आया ही राधिका के लिए था, अब मैं इन्हें लेकर जाऊँगा। ऋषभ सारी बात बताता हुआ उनके चेहरे को देखने लगा, जो अब हैरानी से उसे ही देख रहे थे। इतनी जल्दी अचानक वो राधिका को ले जाने की बात कर रहा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे? वो उसकी पत्नी थी, वो उसे जहाँ चाहे ले जा सकता था। उसे भी उसके साथ ही रहना था हंसी खुशी। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।